तो दोस्तों आज से हम लोग भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और ये दोस्तों पूरा एनसीईआरटी पर बेस है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। ये लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उससे हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ते हैं और भारत का इतिहास है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले भारत के बारे में समझ लेते हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य अथवा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में दोस्तों सबसे पहला जो है दोस्तों कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या है। कि हम लोग इतिहास जानते हैं, यह इतिहास बहुत समय पहले घटित हो चुका है। तो हमें उस समय तक पहुंचने के लिए, उसकी एक कहानी बनाने के लिए हमें कुछ स्रोत चाहिए होता है, तभी हम उस समय का इतिहास बना सकते हैं। तो इसलिए हमें स्रोत की आवश्यकता पड़ती है और हमें स्रोत जानना भी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राचीन भारत का इतिहास के जो स्रोत है दोस्तों, वो हमारे पास 4 स्रोत हैं। सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृषि द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों आप इसका जो क्रम है इसको याद कर ले। इसको शॉर्टकट में आप रीसा भी ऐसे लिख सकते हैं, RY ऐसे, R से ऋग्वेद, Y से यजुर्वेद, S से सामवेद और A से अथर्ववेद। तो ये आपका शॉर्टकट भी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा रीसा। रीसा याद रखें आप लोग, RY ऐसे, R से ऋग्वेद, Y से यजुर्वेद, S से सामवेद और A से अथर्ववेद। तो हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 128 सूक्त हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित, ठीक है दोस्तों, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली में इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आप सबसे पहले ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम याद कर लिए, इसको होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो 3रा मंडल में दोस्तों क्या है, सूर्य देवता सावित्री के लिए समर्पित क्या है, गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता को उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो खिल किसे कहते हैं, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को। उसके बाद चतुर्निबंध समाज की कल्पना का आदि स्रोत, मतलब जो हमारे समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका जो सबसे पहला जो साक्ष्य में मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। यानी कि ऋग्वेद में आपको दर्शाया गया दोस्तों कि ब्राह्मण जो है वो आदि पुरुष यानी ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय जो है भुजाओं से निकले हैं, वैश्य जो है जंघाओं से निकले हैं और जो शूद्र है वो चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। यानी कि यहाँ जो है ऋग्वेद में आपका जो है काम को नहीं बांटा गया है, लेकिन काम को एकदम सही तरीके से बांटा कौन है, धर्मसूत्र। वो 4 प्रमुख जातियों की स्थिति दिखा देता है कि हाँ 4 जो स्थिति जो कि ऋग्वेद में भी है कि स्थिति क्या है कि मुख से निकले, भुजा से निकले, जंघाओं से निकले, चरणों से निकले। फिर इन्होंने एक व्यवसाय भी बता दिया, किसने, धर्मसूत्र ने, कि ब्राह्मण से पढ़ेंगे और जो क्षत्रिय हैं वो क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, वैश्य व्यवसाय करेंगे, कृषि करेंगे, शूद्र है ऊपर 3 की सेवा करेंगे। तो ये व्यवसाय हो गया, उनका दायित्व हो गया, उनका कर्तव्य हो गया। और उनके विशेषाधिकार, जैसे ब्राह्मणों को विशेषाधिकार था कि वो सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, क्षत्रियों को विशेषाधिकार ये था कि वो सिर्फ जो है समाज के लिए
जो सुरक्षा का दावा है सिर्फ वही करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों धर्मसूत्र ने 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद कर दिया था। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। आपने वो विष्णु भगवान का वामनावतार देखा होगा दोस्तों, जिसमें विष्णु भगवान ने एक राजा से कहता है कि राजा मतलब बहुत घमंडी होता है, वो कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, ब्राह्मण बोलो। तो विष्णु भगवान ब्राह्मण का अवतार में होता है, एक छोटा सा ब्राह्मण जो कि वामन जिसको कहते हैं, जिसको आप दूसरे शब्दों में बौना बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से वो कहता क्या चाहिए तुझे, तो उन्होंने 3 पग मांगा और वो 3 पग में ही, एक पग में ही सारा ब्रह्मांड को कवर कर लिया दोस्तों। और एक पग में तो उसका राज्य, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड, और तीसरे पग उसका दोस्तों रखने के लिए कोई जगह ना मिला, तो उस राजा के सर पर रख के तीसरा पद खत्म किया गया। तो इस प्रकार ये जो इसका प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों, ये भी ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 और सूक्त जो है ऋचाएँ लिखी गई है दोस्तों। नोट करने वाली बात यहाँ पे यह है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो दोस्तों जो हम लोग प्राचीन इतिहास का जो स्रोत है उसमें सबसे ज़्यादा तो हम लोग एक तो ऋग्वेद को देखते हैं कि हाँ ऋग्वेद हमारे पास है। दूसरा बात हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को नहीं देखते हैं, बल्कि हम लोग किसको देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण को, जिसके बारे में जो हम लोग वैशाली, वत्स है, ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलता है, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो आप अगर कभी भी क्रम पूछा जाए कि ऋग्वेद के बाद सबसे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण है, तो आप शतपथ ब्राह्मण टिक लगाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो ये यजुर्वेद है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि दोनों में लिखा हुआ है। यज्ञ, आप यज्ञ देख सकते हैं, यज्ञ के समय क्या बोलते हैं, यज्ञ के समय एक तो मंत्र पढ़ते हैं, और जब मंत्र समझ में नहीं आता तो पंडित जी क्या बोलते हैं एकदम अपने भाषा में, भी अरे ये बोलिए ये बोलिए। तो गद्य तो हो गया दोस्तों जो हम लोग बोल रहे हैं, एकदम आराम से याद करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जो पंडित जी बोल रहे हैं अरे बोलिए यार, तो वो गद्य है। और पद समझ रहे दोस्तों, पोइट्री, वो क्या है जो बोल रहे हैं ओम मंगलम भगवान विष्णु, वही। तो यह गद्य और पद दोनों किसमें, जिसमें यज्ञ आ जाए तो किसमें, यजुर्वेद में। सामवेद पढ़ते दोस्तों, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिसको हम लोग गा सकते हैं, ठीक है। इसके पाठकर्ता को उद्दात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो हम लोग को जो संगीत है दोस्तों, ये कहाँ से आया, सामवेद से। तो हम लोग संगीत कब गाते हैं दोस्तों, एक तो सुबह सुबह गाते हैं, एक शाम को गाते हैं। तो सुबह गाना नहीं है, इधर शाम को गाना है, तो शाम को गाने के लिए सामवेद, और संगीत का जनक होगा कहाँ पे, सामवेद में। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों के संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों आदि का वर्णन है। मतलब दोस्तों ऊपर में भगवान को छोड़ करके जितना सांसारिक जीवन की बात जो है वो अथर्ववेद में, जैसे कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, साफ वशीकरण, आशीर्वाद देना, भगवान की स्तुति करना, प्रायश्चित करना, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृ महात्म्य, ये सब किस में है, अथर्ववेद में है। इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ बताया गया है। सभा और समिति, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ बताया गया। प्रजापति कौन, ब्रह्मा जी, और उनकी 2 पुत्रियाँ कौन, सभा और समिति। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं उसके बाद का वेद अथर्ववेद है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो नोट करने वाली बात यह है कि जो मैंने आपको क्रम बताया था दोस्तों ऋचा, उसमें एक सुधार करने के लिए कहा जा रहा है कि जो है वेदों का जो क्रम है, जो कि पहले से बाद में कौन बना है, तो सबसे पहले ऋग्वेद है, फिर अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद अब समझ रहे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेदों की भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदांग, तो वेदांग क्या है दोस्तों, वेदों को समझने के लिए बनाया गया एक रचना है, जो कि कितना है, 6 है। जिसमें क्या क्या है, शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। मतलब हम लोग इसमें जो वेद है उसमें क्या पढ़ते थे, उसमें तो भगवान के बारे में पढ़ते थे, देवता के बारे में पढ़ते थे, मतलब
बहुत सी बातें ऐसी है जिसको इतिहास में कोई स्थान है नहीं, लेकिन इतिहास का एक क्रमबद्ध ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? पुराण से मिलता है। पुराण में क्या है, एक तो देवता का वर्णन कर दिया गया है, उसके अलावा संसार का निर्माण कैसे हुआ और संसार का संचालन कैसे हो रहा। तो संसार का संचालन करने के लिए राजा है, और इसलिए राजा का जो यहाँ पर है विवरण दिया गया है। इसलिए जो है दोस्तों, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमको कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता जो हैं लोमहर्ष हैं, अथवा उसके पुत्र उग्रशर्वा माने जाते हैं। लोमहर्ष ऋषि और उसके अग्रशर्वा, उसका जो पुत्र है उग्रशर्वा, लगभग 18 जो पुराण जितने भी है दोस्तों, उसमें सब के जो हैं रचना में उग्रशर्वा का हाथ तो है ही दोस्तों। इसलिए इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रचयिता है उग्रशर्वा माने जाते हैं। लोमहर्ष उसके पिता थे। ठीक है दोस्तों, इसकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना? 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब 18 के 18 हमारे इतिहास लेखन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 5 है, जिसमें मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण है और भागवत पुराण है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? देखिए, पानी में जाइए आपको मछली मिल जाएगा, उससे ऊपर उठिए वायु, तो आपको कौन मिल जाएंगे? वायु पुराण मिल जाएगा, और उससे ऊपर जाइए तो विष्णु और ब्रह्मा मिल जाएंगे। ठीक है, विष्णु ब्रह्मा मिल जाएंगे, और ये दोनों कौन है? भगवान है, तो भागवत पुराण हो जाएंगे। तो सबसे पहला आप दोस्तों समझ गए, सबसे पहले पानी में जाएंगे तो पानी में आपको मछली मिल जाएगा, तो मत्स्य पुराण। उससे ऊपर आएंगे तो वायु में आपको मिल जाएगा वायु पुराण। उससे ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगा ब्रह्मा, विष्णु, और ये दोनों कौन है? भगवान है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों 5 जो पुराण है जिसमें इतिहास की हमको वंशावली मिलती है, यानी ऐतिहासिक विवरण मिलता है, उसको हम लोग याद कर सकते हैं। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना एवं प्रामाणिक है। तो दोस्तों जो मत्स्य पुराण है, जैसा कि यहाँ पर भी सबसे क्रम में सबसे पहले आप पानी में अंदर जा रहे थे, मछली है, तो ये मत्स्य पुराण सबसे पुराना है और प्रामाणिक भी है कि ऐतिहासिक दृष्टि से हाँ सही है, कोई इसमें इधर उधर की बातें नहीं है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत स्रोत में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में करते थे। यानी दोस्तों वेद के बारे में हम लोग देखते हैं कि वेद को स्त्री और पुरुष नहीं पढ़ सकते थे, ना सुन सकते थे। एक्चुअल में बात यह था कि जो स्त्री थी उसको भी इस समय में शूद्र के समान ही माना जाता था, जो कि ऊपर के तीनों वर्णों का सेवा करें, यानी कि सेवा करें। यदि वो ब्राह्मण के घर में है तो ब्राह्मण की सेवा करेंगे, यदि वो क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय की सेवा करेंगे, अगर वो वैश्य के घर में तो वैश्यों की सेवा करेंगे, और शूद्र के हैं तो वो सबके घर में सेवा करेंगे, ऐसा होता था। तो दोस्तों इसको हम लोग दूसरे वे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे। तो अधिकतर पुराण जो है संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, यानी कि हार्ड नहीं था, इसका कोई भी आसानी से समझ सकता था पुराण को, जो कि 18 है। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। अभी भी इनको पढ़ने की अनुमति नहीं था कि हाँ आप पुराण पढ़ो, क्योंकि इसको पढ़ता सिर्फ कौन था? पुजारी था, और पढ़ा लिखा कौन था? सिर्फ पुजारी था, इसलिए इसको सिर्फ पुजारी सुनता था। ठीक है दोस्तों, तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं जो प्रामाणिक है वो मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल दोस्तों कब आया था? जो मौर्यों का जो सबसे अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसको मार करके शुंग आया था, पुष्यमित्र शुंग, तो तब आया था। और इसी के समय में जो ये ब्राह्मण राजा थे, इसी के समय में एक मनुस्मृति लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कब की है? शुंग काल की मनुस्मृति, और ये सबसे प्रामाणिक स्मृति है। ठीक है दोस्तों, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्रदान करती है। तो नारद स्मृति, तो स्मृति दो याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला जो है तो दोस्तों मनुस्मृति वो शुंग काल में लिखी गई, और एक दूसरा है नारद स्मृति, जो कि कब लिखी गई? गुप्त काल में लिखी गई। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो जातक एक दोस्तों बुद्ध की कथा है, जिसमें क्या है उसके पूर्व जन्म की कहानी लिखा गया इनका, बुद्ध भगवान का। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का जो, तो देखो बौद्ध धर्म का दो जो है मेन डिवाइड होता है, वो एक होता है हीनयान, महायान। तो हीनयान का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। किसमें? कथा वस्तु में कथानकों के साथ किसका जीवन वर्णित है? महात्मा बुद्ध का। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म जो है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। किसमें? तो महावीर भगवान के बारे में आपको जानना है तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? कौन सा सूत्र है? भगवती सूत्र है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। यह 15 अधिकरण मतलब 15 चैप्टरों में बटा हुआ है एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें जिसमें कि देखो
जो 15 अधिकरण है इसमें से 8 विदेश नीति पर लिखा हुआ है, बाकी जो 7 है वो क्या है, आंतरिक नीति पर लिखा हुआ है। ये मैंने आपको ये भी बता दिया दोस्तों ताकि कठिनाई ना हो कुछ भी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। दोस्तों देखो, हमारे जो हैं इतिहास है उसमें मतलब जितना भी वेद पढ़ लेते हैं हम लोग, पुराण पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें समय का जो है चक्रीय अवधारणा है। मतलब सबसे पहले जो समय हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि अभी बोलते हैं अभी कलयुग चल रहा है, तो ऐसे द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, इसी प्रकार से युग चलता रहता था। लेकिन जो कलहन है दोस्तों, इन्होंने जो रजत रंग ने लिखा, ये पूरा क्रम से लिखा कि हाँ 800 साल पहले क्या हुआ, 900 साल पहले क्या हुआ, 1100 साल पहले क्या हुआ, 1300 साल पहले क्या हुआ। तो इसीलिए दोस्तों इसको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, संस्कृत साहित्य है ये, मतलब संस्कृत में लिखा गया है और ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने किया था। कलहन ने अपनी जो पुस्तक है रजत रंगनी लिखी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। यानी कि दोस्तों कश्मीर का जो इतिहास है उसको जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत हमारे पास क्या है, रजत रंगिनी है। और ये क्या है, एक पहला क्रमबद्ध इतिहास लिखने का भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा स्रोत है। अरबों के सिंध विजय का जो हमको वृतांत है वो चचनामा में मिलता है। चचनामा का जो लेखक है दोस्तों अली अहमद है। तो दोस्तों जो अरबों ने सिंध विजय किया था, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम ने आकर के अरब सिंध को जो है दाहिर को हरा दिया था। तो इसका जो बीज वर्णन हमको कहाँ से मिलता है, चचनामा से मिलता है, जिसका लेखक कौन है, अली अहमद है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, पाणिनि है। इससे मौर्य से पहले के इतिहास एवं मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो पाणिनि देखो, एक तो ये व्याकरण का भी पुस्तक है, इसके अलावा व्याकरण के अलावा भी इसमें क्या है कि इसमें मौर्य काल का इतिहास है और उससे पहले का इतिहास के बारे में हमको थोड़ा मोड़ा जानकारी मिल जाता है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग बता सकते हैं, जैसे मेरा तुला राशि है, आपका कोई दूसरा राशि होगा, ये सब क्या ज्योतिष है। तो ये ज्योतिष ग्रंथ है कौन, कात्यायन की गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भी भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मतलब इसमें भी थोड़ा सा जो हमको ऐतिहासिक जानकारी है वो मिल जाता है कि भारत के ऊपर किस प्रकार से यवन आक्रमण हुए थे। पतंजलि पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि ने एक महाभाष्य लिखा था, जिससे हमको क्या जानकारी मिलता है, शुंगों के इतिहास के बारे में। और पतंजलि कौन था दोस्तों, ये पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसको बांटते हैं कि यूनानी लेखक कौन कौन था। यूनानी लेखक में कौन है दोस्तों, टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। तो दोस्तों भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ये बहुत ही अविश्वसनीय कहानी बताता है दोस्तों कि ये है वो है, जो कि हो ही नहीं सकता रियल में। मतलब ये भी किसी से सुना होगा और लिख दिया होगा, ऐसा है। तो टेसियस कहाँ का था, ईरान का राजवैद्य था। ठीक है दोस्तों, ईरान का डॉक्टर था जो कि आया था और भारत में के बारे में लिखा, बहुत कुछ लिखा, लेकिन नहीं मानते हम लोग। ठीक है भैया, जो लिखे ठीक है, अपने पास रखो। दूसरा दोस्तों हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को हम लोग भारतीय इतिहास का पिता कहते हैं। इन्होंने विश्व का पहला इतिहास लिखा था दोस्तों, इसलिए इसको हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। लेकिन इतना ठीक है कि हाँ, इन्होंने भी बहुत बातें लिखी जो अफवाह है, लेकिन एक बात तो हमको पता चल जाता है कि भारत फारस का संबंध था। फारस मतलब फारस के बारे में जो ओमान यमन देश है, वो लोग उसके साथ संबंध हम लोग का कैसा था, सऊदी अरब के साथ संबंध कैसा था, ये वैसा है। ठीक है दोस्तों, और ईरान के साथ कैसा था, ये उसके बारे में जानकारी दे देता है। इसके अलावा हम लोग हेरोडोटस को ज़्यादा कुछ बात के लिए नहीं जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये इतिहास का पिता थे। इसके अलावा दोस्तों हम लोग देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखक इसमें कौन कौन से तीन हैं, निरियाकस, एनासिक्रीटस और असिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। ये जो है दोस्तों सिकंदर के साथ आया था। कब आया था, जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था सिकंदर 323 ईसा पूर्व में, तब आया था। ये कौन कौन, निरियाकस, एनासिक्रीटस और असिटाबुलस। उसके बाद दोस्तों मैगस्थनीज देखते हैं। यह कौन है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, इंडिका। और इन्होंने क्या लिखा है, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। वो भी कौन सा मौर्य युग, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के काल का। डाइमेकस के बारे में देखते हैं। यह सीरियन नरेश जो है अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था दोस्तों। ठीक है, बिंदुसार कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और इसी के दरबार में कौन आया था, डाइमेकस।
बिंदु से डाई करो, बिंदु से डाई करो। और डाई कौन था? एंटियोकस, सीरिया से आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, सीरिया से आया था ये, और किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। मौर्य युग से मतलब हो सकता है दोस्तों ये जो पुराना विवरण है किसका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल का है और बिंदुसार के काल का, इसके काल तक का देता है, आगे का काल का नहीं है। इसके अगला है डायोडिनियस है दोस्तों। ये मिशनरिस टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। तो अशोक के दरबार में कौन आया था दोस्तों? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एडी, तो डी से क्या देगा? डायोडिनियस, बड़ा सा है, डीनियस, अस ए आ गया, ए से क्या? अशोक। इसमें हम लोग आसानी से थोड़ा मोड़ा याद कर सकते हैं दोस्तों। फिर टॉलमी है, इसने कब आया था दोस्तों? ये 2री शताब्दी में भारत आया था और इन्होंने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखा था। फिर दोस्तों एक है प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारत के पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारी मिलता है। तो प्लिनी क्या लिखा था दोस्तों? नेचुरल हिस्ट्री। और एक पुस्तक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। इसका पुस्तक जो लिखा था उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ये एक मानते हैं कि एक नाविक था दोस्तों। ठीक है, इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक प्रश्नों के बारे में जानकारी दी है कि किस प्रकार से भारत में कौन कौन से बंदरगाह थे जो कि विदेशी व्यापार करते थे, और किस किस चीज़ों में वो लोग आयात और निर्यात करते थे। इसके बारे में हम लोग को कहाँ से जानकारी मिलती है दोस्तों? पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। चीनी लेखक के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो चीनी लेखक आया था दोस्तों वो था फाहियान। यह चीनी यात्री था, तीर्थ यात्री था दोस्तों। ठीक है, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। तो हम लोग को फाहियान के बारे में दोस्तों सबसे पहला बात ये याद रखना है कि ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और ये कहाँ के समाज के बारे में अच्छा विवरण देता है? तो मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में। ठीक है, इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्धि बताया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा जो लेखक है वो है संगयुन, जो कि आया था 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा था। तो दोस्तों हर्षवर्धन काल में कौन आया था? ह्वेनसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। ठीक है, तो हर्षवर्धन काल में कौन आया था? ह्वेनसांग। कब चला था चीन से? 629 में। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? भारत में, कपीसा में। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 15 वर्ष तक रुका और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। यानी ये जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा दोस्तों, उस पुस्तक का नाम क्या है? सियुकी है। इससे जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, और इसमें दोस्तों 138 देशों का विवरण इन्होंने किया है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध दोस्तों जो कि अभी पाकिस्तान में है, इसका राजा क्या बताया? ये शूद्र था। यहाँ पर नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। तो एक हम लोग को आचार्य के बारे में पता चल जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? आचार्य शीलभद्र थे। इतिसंघ आया था दोस्तों 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय जान ही रहे दोस्तों आप लोग, कहाँ है? बिहार में ही है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो भी बिहार में, भागलपुर में है दोस्तों। अरबी लेखक जो है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अल बरूनी का, यह महमूद गजनई के साथ आया था। और अरबी में लिखी गई इसकी किताब जो है क्या है? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भारत की खोज। किस में लिखा था दोस्तों इन्होंने? अरबी में। आज के इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण आज भी यह इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर एक सुंदर प्रकाश डाला गया है। एक्चुअल में दोस्तों बात यह था कि जब अल बरूनी या मोहम्मद गजनी का जो आक्रमण हो रहा था भारत पर 997 से 1030 तक, उस समय जो भारत में जो समय चल रहा था दोस्तों वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। और उस समय जो महमूद गजनी है दोस्तों, वो भारत को बार बार आक्रमण तो कर ही रहा था, साथ ही साथ वो अपने लेखक के माध्यम से यह जानना चाहता था कि यहाँ का समाज कैसा है। इस सब जानने में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। समाज कैसा है, संस्कृति कैसा है, और साथ साथ सबसे बड़ा जो मोटिव था दोस्तों कि हम लोग कहाँ लूट सकते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने देखा कि समाज संस्कृति का रुझान किस तरफ है, हिंदू धर्म के ऊपर है। हिंदू धर्म लोग कि ज़्यादा क्या करते हैं, मंदिर इनका बहुत ही समृद्ध है, और इन्होंने इसी प्रकार से मंदिर को निशाना बनाया। और बड़े बड़े मंदिर जैसे सोमनाथ का मंदिर, कलनौज के मंदिर
मंदिर, कालिंजर के मंदिर, ये सबको बहुत लूटा दोस्तों इन्होंने और तबाह कर दिया उस समय मंदिरों को दोस्तों इन्होंने। अन्य लेखक दोस्तों जिसमें तारानाथ है, ये भी तिब्बती लेखक है दोस्तों। इसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कंगयूर और तंगयूर किसकी रचना है दोस्तों? तारानाथ की है। तो तारा में तंगयूर है, तंगयूर, तारानाथ और कंगयूर। कंगयूर और तंगयूर दोनों दोनों दो है, कंगयूर तंगयूर। यूर, यूर याद रखिएगा। और कंग और तंग, कंग तंग यूर, ये किसने लिखा था? तारानाथ ने। और इसके बारे में हमको क्या मिलता है? इससे भी हमको भारत के बारे में जानकारी मिलता है। अगला दोस्तों मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देशों की यात्रा पर आया था। पांड्य जो कि सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में थे। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो, मार्को पोलो। ठीक है दोस्तों, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने की जानकारी। तो सबसे पहले 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगसकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार के बारे में जानकारी मिलता है। तो सबसे पहला जो हमको अभिलेख मिलता है दोस्तों, बोगसकोई अभिलेख है। ठीक है, वो कि कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। और कहाँ मिला? एशिया माइनर में मिला है। इसमें कितना देवता के बारे में जानकारी है? 4 देवता। कौन कौन सा है? मित्र, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी वेशनगर का जो अभी का नाम है दोस्तों विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो मध्य भारत में, मध्य भारत यानी भारत का जो मध्य प्रदेश का इलाका है दोस्तों, मध्य वाला इलाका जो मध्य बीचों बीच वाला इलाका है, तो मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण हमको कब लगा कि हाँ भागवत धर्म विकसित हो रहा था? इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य जो हमको मिलता है, पहला पुरातात्विक साक्ष्य वो क्या है? हेलियोडोरस का वेशनगर स्तंभ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो भारत तो हम लोग देखते थे कि हाँ भारत है। भारत जो है दोस्तों हम लोग उत्तर पश्चिम के लोगों का एक समूह था, उसके लिए भी हम लोग करते थे कि ये भारत है। लेकिन भारतवर्ष, ये इसका सबसे पहला अभिलेख हमको उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो कि कलिंग का जो राजा खारवेल था उसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी। दुर्भिक्ष मतलब दोस्तों होता है अकाल। तो सर्वप्रथम अकाल की जो जानकारी हमको मिलता है सौगौड़ा अभिलेख से मिलता है। और मौर्य काल में दोस्तों 2 अभिलेख हैं, जो सौगौड़ा अभिलेख और महास्थान अभिलेख। सौगौड़ा अभिलेख जो है दोस्तों हमको शायद गोरखपुर के पास से मिला, और महास्थान अभिलेख जो अभी बांग्लादेश है वहाँ पर है। और ये दोनों सबको पता चलता था कि मौर्य काल में भी अकाल पड़ता था। और इसके अलावा जो है दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि वो जो जैन धर्म के जो साधु लोग हैं वो लोग अकाल के कारण दक्षिण की ओर पलायन कर गए थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जाने का भी साक्ष्य हमको मिलता है। ऐसा दावा है, साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि हाँ गया था। और तो इससे जो दुर्भिक्ष की जानकारी मिलता है हमको किससे? सौगौड़ा अभिलेख और महास्थान अभिलेख से, जिसमें कि इसमें सौगौड़ा अभिलेख का नाम दिया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, जो कि किसका है? गुप्तों का स्तंभ है जी। ठीक है दोस्तों। और सती प्रथा का लिखित साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो रेशमों का जो बुनकर था, रेशम दोस्तों जान ही सकते हैं आप लोग, चीन में 7000 साल पहले बना था, जिसको चीनी लोगों ने बहुत समय तक क्या किया था? छुपा कर रखा था। लेकिन भारत ने भी सीख लिया था और भारत में भी रेशम की बुनाई होती थी। इसका जो हमको सबसे पहला जानकारी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। इसमें नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाती है। अभिलेख जैसे अशोक ने अभिलेख खुदवाया, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? एपिग्राफी। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है और उसका जो शासक है वो आप याद कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला हाथी गुफा अभिलेख है, जिसको जो कि तिथि रहित अभिलेख है, लेकिन इसको मानते हैं हम लोग 1 शताब्दी ईस्वी की है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो पहला शासक है दोस्तों, जो इसका शासक था कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसने बनवाया था, वो है कलिंग राजा खारवेल। दूसरा है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, ये किसका था? रुद्रदामन का था। उसके बाद है दोस्तों नासिक अभिलेख, इसे किसका है? गौतमी बल्लभश्री का है। प्रयाग स्तंभ किसका है? समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश भोज का। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है दोस्तों? स्कंदगुप्त का। तो जूनागढ़ अभिलेख आपको 2 मिल गए दोस्तों, एक जूनागढ़ के साथ साथ गिरनार मिलेगा तो वो रुद्रदामन का है, और जूनागढ़ का एक दूसरा अभिलेख मिल जाएगा तो आपको क्या है? स्कंदगुप्त। तो दोस्तों कभी भी ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो हो सकता है कि दोनों का नाम ना दे, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि रुद्रदामन होगा और एक स्कंदगुप्त होगा। लेकिन जूनागढ़ वाला जो रुद्रदामन का अभिलेख है उसका एक खास बात दोस्तों ये है कि यह संस्कृत का सबसे पहला बड़ा अभिलेख था। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि संस्कृत का सबसे पहला बड़ा अभिलेख कौन सा था, तो जूनागढ़ मान सकते हैं। और उसका जो आंसर था किसने बनवाया था, तो वो था रुद्रदामन ने। ठीक है दोस्तों।
तो भित्रियम जूनागढ़ अभिलेख यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो किसका है, स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख किसका है, बंगाल शासक विजयसेन का है। आगे है दोस्तों कि हम लोग देखते हैं कश्मीरी नवपाषाण कालिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यानी कि जो कश्मीर देखते हैं दोस्तों अभी भी है, बहुत ठंड पड़ती है दोस्तों। यहाँ पर आप आदमी गर्मी करेगा क्या, गर्म रहने के लिए दोस्तों करता क्या था कि गड्ढा बनाता था, गड्ढा में घर रहता था और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी के समय में कासारसन, इसी को साहित्य में कासारसन कहा गया है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के को दोस्तों आप इंग्लिश में पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क कॉइन भी बोलते हैं दोस्तों। यानी कि जो आहत सिक्का जिसको आहत मतलब जिसको दबा के बना, जैसे दबा ठप्पा मार दिया, थप्पा मार के जिसके कारण से क्या होता था, दब जाता था, जिसके कारण से क्या बोलते उसको आहत किया गया है। आहत मतलब ना, अरे बहुत दिल को बहुत आहत किया है तुमने, मतलब चोट पहुंचाया, मतलब उस सिक्का को चोट मारा जाता था। पहले गोल काट लिया जाता था, फिर उसके ऊपर जो है क्या करते थे दोस्तों, आहत करते थे, ऐसे ठप्पा मार के थोड़ा गड्ढा कर देते थे और इसके कारण से क्या बोलते थे, आहत सिक्के करते थे। और इसी को साहित्य में क्या कहते हैं, कासारसन। यानी सिक्का बनाना क्या कहलाता था, कासारसन कहलाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन किया था, यवन शासकों ने किया था। यानी सिक्कों पर लेख, सिक्का के ऊपर क्या लिख दिया कि हाँ मैं यवन राजा हूँ, मैंने ये किया, मैंने यहाँ जीता, मैंने इसे हराया, तो इससे भी हमको क्या मिलता है, इतिहास मिलता है। और जो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखूंगा मैं दोस्तों कि आप कौन सा कमेंट करते हैं और मैं उसको हार्ट देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर जो अभिलेख लिखने का कार्य है दोस्तों, या लेख लिखने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्त एक बीना बजा रहा है एक सिक्का पर, उससे हमको क्या पता चलता है कि हाँ समुद्रगुप्त को बीना बजाना बहुत अच्छा लगता था, संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है दोस्तों। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये जो अरिकमेडु है, इसको जो है पुदुचेरी, जो अभी का पुदुचेरी आप देख सकते हैं, पुदुचेरी 3 राज्यों में बटा हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में 2 बस्तियां हैं और एक केरला में है। तो जो ये अरिकमेडु है ये कहाँ पर था, पुदुचेरी जो ये केरला वाला है, माफ़ कीजिएगा, ये जो तमिलनाडु वाला है वहाँ वाला बस्ती है। और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, रोमन सिक्का मिला है और यहाँ पर एक रोमन बस्ती भी मिला है दोस्तों। ठीक है। रोमन सिक्का हमको ये बताता है कि हाँ इस समय रोमन से व्यापार होता था, यानी कि अरिकमेडु एक अच्छा बंदरगाह भी था दोस्तों। और यहाँ पर रोमन बस्ती भी मिला है, रोमन सिक्का भी मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार से पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें दोस्तों।